हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जनरल साइंस के तहत ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो ऑलरेडी बीपीएससी के माध्यम से या बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में खास करके पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं, उसी का रिवीजन करते हैं और देखते हैं पहला सवाल, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ए ऑप्शन है आपका 100 से 400 nm, बी 400 से 700 nm, सी 740 से 1000 nm और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी 400 से 700 nm। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ये 2 नंबर का सवाल है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? ए जीरोफाइट, बी हाइड्रोफाइट, सी हेलोफाइट। इसमें 3 ही ऑप्शन दिया गया है और इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि क्या होगा? हेलोफाइट। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा, पर्यावरण किससे बनता है? ए ऑप्शन जीवित घटकों से, बी भू आकृति घटकों से, सी अजैव घटकों से और डी उपर्युक्त सभी। यानी पर्यावरण जो होता है जीवित, भू आकृति घटक और अजैव तीनों घटकों से बना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ए फ्लोएम टिश्यू, बी पैरेंकाइमा टिश्यू, सी जाइलम टिश्यू और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन। तो इसका सही आंसर होगा सी जाइलम टिश्यू। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर का सवाल देखिएगा कि पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? ए तना, बी शाखा, सी पर्ण यानी पत्ता और डी जड़। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी पर्ण। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिएगा 5 नंबर का कि खनिज क्या है? ये द्रव, बी अकार्बनिक ठोस, सी गैस और उपर्युक्त सभी। तो खनिज क्या होता है? ये द्रव, अकार्बनिक ठोस, गैस, ये सभी यानी उपर्युक्त सभी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 6 नंबर का सवाल, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? ए प्रणाली का कार्य, बी प्रणाली का विकास, सी प्रणाली का स्वपोषी क्रिया और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर का सवाल देखिएगा, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ए मेंडल का नियम, बी जैव विकास, सी डीएनए संरचना और डी आनुवांशिकता और विचरण। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी आनुवांशिकता और विचरण। ठीक है, ये ऑलरेडी बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह आप लोगों को दिया जा रहा है। इसको बहुत ही शिद्दत के साथ आप तैयार कर लीजिए, फिर हो सकता है कि इसे 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही रिपीट किया जाएगा। ठीक है, 8 नंबर का सवाल देखिएगा, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए कायिक जनन, बी अलैंगिक जनन और सी लैंगिक जनन और डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, 9 नंबर का सवाल देखिएगा, भ्रूण किस में मिलता है? ए फूल, बी पत्ती, सी सीड और डी कली। तो भ्रूण किस में मिलता है? इसका सही आंसर होगा सी, यानी सीड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर का सवाल, लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका सही आंसर देख लीजिए क्या होगा। ए ऑप्शन है बालू कण, बी चिकना कण और सी पांसु कण और डी सभी प्रकार के कण। लोम मिट्टी, इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं, इसमें सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है,
और 11 नंबर का सवाल देखिएगा, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी प्राकृतिक तत्व। यानी प्राकृतिक तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण 12 नंबर का सवाल देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है यानी कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? ठीक है। ए न्यूक्लियस में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी क्लोरोप्लास्ट में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खाने का नमक किससे बनता है? ए कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, सी कमजोर अम्ल और मजबूत अम्ल से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। 14 नंबर का सवाल देखिए, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? ए लुई पाश्चर, बी वन हेलमंट, सी रॉबर्ट हुक और डी ऑपेरिन यानी ए आई ऑपेरिन। तो इसका सही आंसर होगा डी ए आई ऑपेरिन। ठीक है। 15 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से पौधों के किस भाग में कॉफी नहीं है? कॉफी प्राप्त होती है। ये क्या होगा? कॉफी। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉफी। कॉफी। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भाग में, है ना, पौधों के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? तो ये ऑप्शन है फूलों से, बी बीजों से और सी पत्तियों से, डी नन। तो इसका सही आंसर होगा बीजों से। कॉफी किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। 16 नंबर का सवाल देखिएगा, निकोटीन पाया जाता है ए चाय की पत्ती में, बी तंबाकू की पत्ती में, सी कॉफ़ी के बीजों में, डी नीम की पत्ती में। तो इसका सही आंसर होगा बी तंबाकू की पत्ती में। यानी निकोटीन किस में पाया जाता है? तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ए वाटसन एवं क्रिक को, बी हरगोविंद खुराना को, सी रॉबर्ट हुक को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वाटसन एवं क्रिक को। ठीक है। यानी कि कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया था और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1962 यानी 1962 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर का सवाल, आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन हैं? ए लैमार्क, बी डार्विन, सी हरगोविंद खुराना, डी जॉन ग्रेगर मैंडल। तो सही आंसर होगा डी जॉन ग्रेगर मैंडल। उसके बाद हम लोग देखते हैं 19 नंबर, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? ए लुई पाश्चर ने, बी एडवर्ड जेनर ने, सी जोसेफ लिस्टर ने और डी जॉनी साल्क। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी एडवर्ड जेनर। यानी चेचक के वैक्सीन, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। और यह भी बात जान लीजिए, यह विश्व का प्रथम वैक्सीन था। यानी विश्व का प्रथम चेचक जो वैक्सीन था वो चेचक का ही वैक्सीन था और उसे खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन हैं? ये पी एस वेंकटरमन, बी बोसी सेन, सी के रमैया, डी एम एस स्वामीनाथन। तो इसका सही आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। और ये भी बात जान लीजिए, तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम एस स्वामीनाथन। लेकिन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन हैं? तो नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। और हरित क्रांति से सर्वाधिक फायदा गेहूं को हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 21 नंबर का सवाल, भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है 1 से 12 ppm DDT,
बी 1 से 30 ppm DDT और सी 31 से 50 ppm DDT और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्राकृतिक कीटनाशक एजारडिरकटिन प्राप्त होता है। एजारडिरकटिन किससे प्राप्त होता है? ए तंबाकू से, बी नीम से, सी आम से और डी पपीते से। यह नाम लिख दिया गया है आम होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नीम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, एंटीबायोटिक होती है। ए पौधे, बी दवाई, सी सिरप और डी टॉक्सिस। तो इसका सही आंसर होगा बी दवाई। यानी दवाई जो होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है? दवाई होता है। ठीक है, जो जीवाणु को मारने का काम करता है। नेक्स्ट देखिएगा 24 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाने में मदद करता है? यानी कि इसमें कौन ऐसे जीवाणु हैं जो दूध को दही बनाने में सक्षम होता है? ए ईस्ट, बी लैक्टोबैसिलस, सी राइजोपस और डी राइजोबियम। तो सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होता है वो दूध से दही बना देता है, यानी दूध को दही बनाने में मदद करता है। ठीक है, 25 नंबर का सवाल देखिएगा, रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रडार के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन देखिएगा, ए रॉबर्ट वाटसन वाट, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी स्टीम और डी एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट वाटसन वाट। रडार के आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वाटसन वाट। 26 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ए विटामिन 6, B6, बी विटामिन B2, सी विटामिन B1 और डी विटामिन B12। तो इसका सही आंसर होता है डी विटामिन B12। यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। 27 नंबर का सवाल देखिएगा, मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए हृदय, बी किडनी, सी लीवर और डी इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा कि कौन प्रभावित होता है? सी नंबर सही आंसर है, यानी लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट 28 नंबर देखिएगा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा और डी एल्यूमिनियम। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 29 नंबर का सवाल, गेहूं की खेती के लिए कौन सा बड़ा अधिक मात्रा में, यानी कौन सा चीज़ होगा यहाँ, कौन सा खाद सबसे अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन देख लीजिए, ए नाइट्रोजन, बी पोटासियम, सी तांबा और डी लोहा। तो इसका सही आंसर होगा बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग किया जाता है। इसमें हम लोग देख लीजिएगा कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा बड़े पैमाने पर या अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। उसके बाद 30 नंबर का सवाल, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? ए इथाइल अल्कोहल, बी मिथाइल आइसोसाइनेट, सी पोटासियम साइनाइड और डी इथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका सही आंसर होगा सी पोटासियम साइनाइड, यानी पोटासियम साइनाइड से चूहा मारने का जहर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 31 नंबर का, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? ए क्रोमियम से, बी पेट्रोलियम से, सी एक पेड़ से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एक पेड़ से मिलता है एस्पिरिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 33 नंबर, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ए कॉपर, बी जिंक, सी एफी और डी इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन में सी यानी कि लोहा पाई जाती है, एफी। ठीक है, 34 नंबर का सवाल देखिएगा, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ए ऑक्सीजन, बी राख,
सी पानी और डी इनमें से कोई नहीं। यानी हाइड्रोजन को जलाने से सी नंबर सही है, पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी बनेगा। ठीक है। उसके बाद 35 नंबर का सवाल, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी नॉर्थ और डी आकाश। इसका सही आंसर होगा नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा की ओर। जब चुंबकीय सुई को रखा जाता है तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही वो स्थिर होती है। ठीक है। उसके बाद 36 नंबर का सवाल देखिए, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? ये भूकंप से, बी सूर्य से, सी तारों से और डी चंद्रमा से। तो इसका सही आंसर होगा डी चंद्रमा से। यानी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही महासागर में ऊंची जल तरंगे उत्पन्न होती है, यानी कि ज्वार और भाटा आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? ए कारखानों से, बी पेट्रोल से, सी कोयला जलाने से और डी लकड़ी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कारखानों से। यानी अम्ल वर्षा में H2SO4 प्लस HNO3 होता है। आपको पूछा जाए कि इसमें सबसे अधिक क्या होता है तो H2SO4 होता है। ये भी बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा, सोने को किसमें या किसमें घोला जा सकता है? यानी कि सोने को किसमें घोला जा सकता है? ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी नाइट्रिक एसिड, सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड या डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड, जिसको अम्लराज या एक्वारेजिया कहा जाता है। एक्वारेजिया में या अम्लराज में सोने को घोला जा सकता है। यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग HNO3 को क्या कहते हैं हम लोग? एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है, उसी में सोना आसानी से घुल जाता है। 39 नंबर का सवाल देखिएगा, सफ़ेद प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ए तांबे के तार को गर्म करके, बी तंतु को गर्म करके, सी परमाणु को उत्तेजित करके और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, तंतु को गर्म करके सफ़ेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जा सकता है। ठीक है। 40 नंबर देखिएगा, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, बी पृथ्वी बीच में हो, सी सूर्य बीच में हो और डी इनमें से कोई नहीं। सूर्य ग्रहण हमेशा याद रखिएगा अमावस्या के दिन लगता है। किसमें लगता है? अमावस्या के दिन होता है। और इसमें क्या होता है? सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जबकि चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाता है और क्या होता है? वो पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है। उसके बाद 41 नंबर का सवाल देखिएगा। 41 नंबर का सवाल कह रहा है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, सी समय के ऊपर निर्भर करती है और डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर होगा लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। यानी 41 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। 42 नंबर का सवाल देखिए, इसमें कह रहा है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ये इसका कारण क्या है? ठीक है। ए ऑप्शन है अवरक्त किरण के कारण, बी क्लोरीन के कारण, सी हीट के कारण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन के कारण। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो घर होता है, घर में जो टंकी लगा होता है उसमें क्लोरीन डाल दिया जाता है और ये पानी साफ करने में भी मदद करता है। ठीक है। 43 नंबर का सवाल देखिएगा, शक्कर का किण्वन से क्या बनता है या शक्कर का फर्मेंटेशन से क्या बनता है? ए इथाइल अल्कोहल, बी मिथाइल अल्कोहल, सी एसिटिक एसिड, डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि शक्कर के फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल बनता है किससे? शक्कर के फर्मेंटेशन से। ठीक है। और मिथाइल अल्कोहल ऐसा चीज़ होता है कि इसको पी लेने से आदमी अंधा भी हो जाता है। और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सिरका में
कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 44 नंबर का सवाल, कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, या ब्लड क्लोटिंग में किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन के, सी विटामिन ई और डी विटामिन बी। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर बी। 44 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग में विटामिन के का प्रयोग होता है। उसके बाद 45 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ए आर्यनीय, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी इंसुलिन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हार्मोन कौन है? इंसुलिन है। और सभी हार्मोन क्या होता है? प्रोटीन होता है। सभी हार्मोन क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, और इंसुलिन का खोज एफ वेंटिंग ने किया था। कौन? एफ वेंटिंग और बेस्ट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, और ये इंसुलिन किसकी कमी से, इसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह, डायबिटीज होता है। और डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर, जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है उसी दिन क्या मनाया जाता है? मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। ठीक है, 46 नंबर का सवाल देखिएगा, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? यहाँ देखिए कृत्रिम रूप से पकाने की बात हो रही है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? ए अमोनिया, बी एसिटिलीन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी इथिलीन। तो इसका सही आंसर होगा इथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 47 नंबर, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है कि ये क्या है? एक नमक है, बी नाइट्रो का हाइड्रोकार्बन है, सी ईस्टर है और डी नन। यानी कि इसका सही आंसर होगा ईस्टर। इसका सही आंसर क्या होगा? ईस्टर होगा। यानी कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार का ईस्टर है। नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार का क्या है? ईस्टर है। उसके बाद 48 नंबर का सवाल देखिए। 48 नंबर का सवाल है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? ए हीलियम, बी नियोन, सी आर्गन और डी रेडॉन। इसका सही आंसर होगा डी रेडॉन। यानी कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? रेडॉन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसलिए कि रेडॉन सबसे भारी गैस होती है, इसलिए यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जिसकी मात्रा 78.03% पाई जाती है, लगभग 78% कह सकते हैं। और ऑक्सीजन दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, और इसकी मात्रा 20.99% या हम लोग कह सकते हैं 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 49 नंबर का सवाल कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? ए Fe, बी Cu, सी Mg और डी जिंक। यानी इसका सही आंसर होगा सी मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। यानी धातु आयन, क्लोरोफिल में धातु आयन मैग्नीशियम धातु आयन पाई जाती है। नेक्स्ट 50 नंबर का सवाल बहुत ही आसान सवाल है, ये भी बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। शुष्क बर्फ क्या होती है? ए ठोस बर्फ, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी अमोनिया और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? सूखी बर्फ कहा जाता है। ये बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको बढ़िया से याद रख लीजिएगा कि शुष्क बर्फ या सॉलिड आइस किसे कहा जाता है, ये ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग आज यहाँ पर कितना क्वेश्चन देख लिए? 50 क्वेश्चन। ये 50 साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। और इसके बाद आप लगातार हमारे वीडियो में बने रहिएगा। मैं
63वीं 64वीं 65वीं, ठीक है, ऑलरेडी 66वीं तक हो चुका है, 66वीं बीपीएससी तक जितना भी साइंस का पूछा गया क्वेश्चन है मैं इस सीरीज के तहत यानी कि वीडियो 1 में दे चुका हूँ। इसी तरह प्रति सीरीज में प्रति वीडियो में 50-50 सवाल करके यानी 66वीं बीपीएससी तक जितना भी साइंस का प्रश्न है आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से मैं पहुंचाने वाला हूं। आप लगातार वीडियो में हमारा बने रहिएगा, मेरे वीडियो में बने रहिएगा। निश्चित रूप से आपको बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सभी साइंस के प्रश्नों का संग्रह आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास मैं करूंगा। अगर हमारे चैनल में आप नहीं हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। और इसके संदर्भ में वीडियो को देखने के बाद इसमें लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।